अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में कैलकुलस एनालिटिकल ज्योमेट्री सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ये 1.3 आर्टिकल है थॉमस कैलकुलस 14th एडिशन का। और इसके अंदर हम जैसे नाम से जाहिर है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन करेंगे, और उसके लिए ऑफ कोर्स जब आप फंक्शन डिफाइन करें तो कोई इनपुट चाहिए होगी, तो इन फंक्शंस के लिए इनपुट एंगल्स होंगे, लेकिन वो एंगल रेडियन मैयर में हम कैलकुलेट करेंगे, डिग्री मैयर्स में नहीं लेंगे। सो रेडियन मैयर भी पहले हम डिस्कस करेंगे, और फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अब चूंकि फंक्शंस होंगे तो इनकी डोमेन और रेंज भी देखेंगे और इनके ग्राफ भी बनाने की कोशिश करेंगे। सो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रेडियन मैयर के बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए हम एक यूनिट सर्कल ले रहे हैं। ये यूनिट सर्कल का सेंटर ओरिजिन होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली ओरिजिन ले रही हूँ। सो ओरिजिन होना ज़रूरी नहीं है, एक यूनिट सर्कल है, और अगर इसका सेंटर ओरिजिन है तो ऑफ कोर्स ये पॉइंट्स जो हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ये वाले पॉइंट्स होंगे। अब इसमें हमने एक आर्क लिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर इस आर्क का एंगल, ये वाला एंगल जो है, एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क इज थीटा, तो ये थीटा किसके इक्वल है? इस आर्क लेंथ के इक्वल है। आर्क लेंथ एस है। सो ये जो, अगर हम आर्क लेंथ को एज एंगल, मैयर ऑफ एंगल ले लें, तो वो क्या बनती है हमारी? रेडियन मैयर बन जाती है। तो ये हमारा थीटा जो है रेडियंस में होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो बात है सिर्फ यूनिट सर्कल की। अगर आपका यूनिट सर्कल नहीं है, यानी उसका रेडियस 1 नहीं, यूनिट सर्कल वो होता है इसका रेडियस 1 है। सो अगर वो यूनिट सर्कल नहीं है तो हमारे पास जो रिलेशन होता है थीटा का और आर्क लेंथ का और रेडियस का, वो होता है एस ओवर आर। थीटा आपका एस ओवर आर। अच्छा, इसको अगर आप और अच्छे से समझना चाहें तो अगर आपका जो यूनिट सर्कल का रेडियस आर है, तो 1, आपने अगर 1 रेडियन लेना है तो वो किसके इक्वल? अगर अभी हमने कहा है कि थीटा रेडियंस जो भी आर्क लेंथ होगी वो उसके इक्वल होगी। अब हमारा चूंकि रेडियस 1 है, राइट, यूनिट सर्कल है ना, तो रेडियस 1 है। तो यहाँ पर अगर आपकी आर्क लेंथ रेडियस के इक्वल हो जाए, सही है। सो ऐसे ही मैं रेंडमली ड्रॉ करती हूँ। अगर आपकी आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के इक्वल है तो वो क्या बन गया? 1 रेडियन। ठीक है। सो अगर आपकी ये आर और एस जो है वो सेम हो गए तो आपका ये 1 रेडियन हो गया इन केस ऑफ यूनिट सर्कल। सो इस तरह से हम 1 रेडियन डिफाइन करते हैं। सो ये आपका इनफैक्ट सर्कल की ज्योमेट्री के साथ एसोसिएट हो गया है। तो इसको यूज करेंगे हम एज इनपुट जब हम इसको ड्रॉ करने के रियल नंबर्स में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, उससे पहले आपने डिग्री मैयर से फेमिलियर है, तो डिग्री एक आर्बिट्ररी मैयर है जिसमें हम कहते हैं कि ये जो पूरा सर्कल है ये 360 डिग्रीज कंप्लीट करता है। तो एक डिग्री क्या हुई? 1 ओवर 360 पार्ट, यानी 360th पार्ट ऑफ दिस होल एंगल जो पूरा कवर कर रहा है, सो उसको हम कहते हैं कि वो 1 डिग्री है। तो ये जो हमारी रेडियन मैयर है, इट मेक सेंस कि ये उसकी ज्योमेट्री के साथ एसोसिएटेड, उसकी आर्क लेंथ के साथ एसोसिएटेड है। तो आगे हमने जब डेरिवेटिव्स करने हैं, हमने आर्क लेंथ इटसेल्फ जो है वो फाइंड आउट करनी है, एरियाज फाइंड आउट करने हैं, तो उसमें ये हमें हेल्प करता है। अब हमने देखना है कि हमारे जो रेडियन और डिग्री का आपस में रिलेशन क्या है। तो अभी जैसे हमने देखा कि हमें पूरी जो ये जो यहाँ इस पॉइंट से वापस पूरे सर्कल को हम कंप्लीट करते हैं, एक एक जो आपकी रोटेशन कंप्लीट होती है तो वो 360 डिग्रीज बनते हैं। अब अगर हम यही बात हमारे रेडियन के लिए करें तो हमने कहा कि हमारा कोई भी आर्क जो है उसका एंगल क्या होगा? एस ओवर आर होगा, अगर हमने उसे रेडियंस में देखना है। तो अगर हमने पूरे सर्कल के एंगल्स को देखना है तो ये पूरा जो सरकमफ्रेंस कवर हुआ ना, तो पूरा सरकमफ्रेंस क्या होता है हमारे पास? 2 पाई इन दिस केस, जो कि हमारा रेडियस 1 है, हम यूनिट सर्कल की बात कर रहे हैं, तो आर हेयर इज 1, तो 2 पाई। इसका मतलब आपका ये पूरा जो लेंथ है ये 2 पाई कवर कर रहा है। अब जबकि डिग्रीज में आपका ये पूरा जो रोटेशन है वो 360 डिग्री, इट मीन्स कि 2 पाई रेडियंस जो हैं वो किसके इक्वल हो गए? 360 डिग्रीज के इक्वल हो गए, राइट। यहाँ से हमें क्या मिलता है कि जो हाफ ऑफ दिस है दैट इज पाई रेडियंस। पाई रेडियंस किसके इक्वल हो गए? क्योंकि ये वाली आर्क लेंथ कितनी है?
ये सर्कमफ्रेंस का हाफ है, तो ये पाए पाए होगा, तो इसका मतलब एंगल भी यहाँ पर पाए और रेडियंस हो गया। सो पाए रेडियंस किसके इक्वल हो गए? 180 डिग्रीज के इक्वल हो गए। इसी तरह बाकी के भी एंगल्स जो है वो ढूंढ सकते हैं। अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास आर्क लेंथ बनेगी वो पाई बाय 2 होगी, हाफ ऑफ पाई हो गई है। सो ये क्या है? 90 डिग्रीज है। सो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट। तो हम बेसिकली यहाँ से लेते हैं कि 180 डिग्रीज, सॉरी 180 डिग्रीज यस इज इक्वल टू पाई रेडियंस, या पाई रेडियंस जो है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो अगर आपने रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है या डिग्री से रेडियन में, तो ये हमारी रिलेशन यूज होगी। तो यहाँ से 1 रेडियन किसके इक्वल आएगा? 180 ओवर पाई के। और अगर आप 1 डिग्री देखना चाहेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगी? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियंस। तो ये हमारी बाकी की जो कैलकुलेशन होगी वो इस तरह से होगी। तो इसी को यूज करें। अब आप 90 डिग्रीज ढूंढना चाह रहे हैं, तो 90 डिग्रीज किसके इक्वल होगा? पाई ओवर 180 टाइम्स 90, है ना। सो दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो ये वही बात आ गई जो हम यहाँ पे कह चुके हैं ऑलरेडी। आपने अगर 45 डिग्रीज को कन्वर्ट करना है रेडियंस में, तो वो किसके इक्वल होगा? पाई बाय 180। ये वन उसके डिग्री की बात आ गई, 45 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये क्या बन जाएगा? पाई बाय 4 रेडियंस। सो इस तरह से आप कोई भी डिग्रीज में एंगल अगर आपको पता है उसको रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको 30 डिग्रीज चाहिए तो वो पाई बाय 6 रेडियंस हो जाएगा। तो अब हमने रेडियंस याद रखने हैं, और क्योंकि हमने आगे जब फंक्शंस डिफाइन करने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, तो उसके अंदर हमें इनपुट रेडियन में देनी है एंगल, जो एंगल इनपुट होगा हमारा वेरिएबल होगा, तो वो हमने रेडियन में यूज करना है। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ आते हैं। So the 6 trigonometric functions of right angle with an acute angle theta are defined. Acute angle कौन सा होता है? जो less than 90 degrees होता है या less than pi by 2 radians होता है। So defined by the ratio, ये आपको already पता है कि ratios of two sides of triangle, हमारे पास अगर right angle triangle है तो उसके कोई से दो साइड्स के रेशियोज को लेकर हमारे पास क्या बनते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक एक्चुअल रेशियोज बनते हैं, उन्हीं को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एक्सटेंड करें। तो ये हमारा एंगल थीटा है, ये हमारा 90 डिग्रीज का एंगल है ट्राइंगल में, तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गई। सो इसी तरह साइड्स जो हैं थीटा के, जो अपोजिट साइड होती है उसको अपोजिट भी कहते हैं, उसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं, उसको अल्टीट्यूड भी कहते हैं। इसी तरह जो थीटा के एडजेसेंट साइड होती है उसको एडजेसेंट भी कहते हैं, उसको बेस ऑफ द ट्राइंगल भी कहते हैं। तो अब ये जो थर्ड साइड है दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज और ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन करते हैं। तो इन ये जो तीन साइड्स हैं इनकी डिफरेंट रेशियोज के साथ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनते हैं। सो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसीकेंट, ये 6 हम डिफाइन करेंगे। सो ये हैं जी हमारे पास साइन थीटा होता है ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और इसी तरह हमारे पास कोसाइन थीटा होता है एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट थीटा होता है ऑपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट। अब ये जो बाकी के रेशियोज हैं ये इनके रेसिप्रोकल से आते हैं। कोसिकेंट, ये कोसिकेंट है। सो कोसिकेंट थीटा जो है दैट इज इन फैक्ट रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। सीकेंट थीटा जो है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। मतलब सीकेंट थीटा रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि 1 ओवर कोसाइन थीटा। सो कोसाइन थीटा का तो इसको फ्लिप कर दिया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया, हाइपोटेन्यूज ऑफ एडजेसेंट। और इसी तरह कोटेंजेंट जो है वो 1 ओवर टेंजेंट थीटा होता है। तो दीज आर द फंक्शंस। और अब हम देखते हैं कि एंगल्स किस तरह से, एक्यूट एंगल की हमने बात की है, लेकिन जब हम पूरे उसमें प्लेन के अंदर एंगल्स देखेंगे तो वो हमेशा एक्यूट तो नहीं होंगे। तो हम देखते हैं कि एंगल्स हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं पूरे प्लेन के अंदर। सो ये हमारे पास प्लेन का स्ट्रक्चर होगा, इधर हमारा एक्स होगा, इधर हमारा वाई होगा। सो प्लेन ज्योमेट्री में हमने इन सारे रेशियोज को कैसे डिफाइन करना है, अब उस तरफ चलते हैं। सो ये एंगल एक्चुअली आप कैसे डिफाइन करते हैं? आपका इनिशियल रे हमेशा ये रहता है, यानी यहाँ पर 0 डिग्रीज है और 0 ही रेडियंस है। तो अगर आपका इनिशियल रे जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं प्लेन के, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें एक्स भी पॉजिटिव है, इसमें वाई भी पॉजिटिव है, तो ये एंगल आपका एक थीटा एंगल बन गया। इसी तरह जब आपका
जो टर्मिनल रे है वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, तो वो पहला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था वो एक्यूट एंगल था, अभी ये एक्यूट एंगल नहीं रहा, ये π/2 से बड़ा हो गया है। सो इसको हम अगर यहाँ पर रेफरेंस एंगल ये इतना वाला जो है इधर थीटा है, सो दिस इज कॉल्ड π - थीटा। तो हमेशा हमें थीटा एंगल जो है ये वाला, ये रेफरेंस एंगल एक्यूट लेना पड़ेगा, जो कि हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाइक आ रहा होगा। इसी तरह जब आपकी टर्मिनल रे जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में चली जाती है, तो ये एंगल को हम कहते हैं π + थीटा, यानी ये वाला जो एंगल है ये इसके साथ हम एसोसिएट करते हैं। इसी तरह जब आपकी टर्मिनल रे जो है वो इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में चली जाती है, तो ये 2π - थीटा एंगल बन जाता है, अगर हम थीटा रेफरेंस एंगल इधर से ही ले रहे हो तो 2π - थीटा। ये तो हमारी थी पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर हम काउंटर क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन है एंगल्स के मूव करने की। और अगर हमारे पास एंगल जो है इस तरह से मेजर करें नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये हमारा नेगेटिव थीटा होगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर ये इतना ही एंगल इधर π/4 था, तो ये नेगेटिव π/4 हो जाएगा। सो इस तरह से हम एंगल्स को मेजर कर सकते हैं, और इसको ही यूज करके कि प्लेन में अब हमने ये सारे जो 6 फंक्शंस देखे हैं उनको कैसे एसोसिएट कर सकते हैं प्लेन ज्योमेट्री के साथ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ। सो वो देखते हैं। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ले रहे हैं इस सर्कल के साथ XY, कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है। तो अब इस पॉइंट का मतलब ये है कि इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो x है, वर्टिकल जो है वो y है। और अगर आप ये वाला जो इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करें तो ये डिस्टेंस क्या बनता है, इस तरह से r = √(x² + y²। अब कोई सभी पॉइंट XY, हम इस XY के साथ साइन और कोसाइन को अटैच करने लगे। अब आपके पास एक राइट एंगल बन गई है, ट्राइंगल, ठीक है, जो कि जिसमें आपका जो एडजेसेंट है दैट इज, अगर हम इसको एंगल थीटा कह दें, तो ये एडजेसेंट जो है दैट इज x, आपका जो ऑपोजिट है दैट इज y, उसकी लेंथ y है, और जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो r है, और उसकी लेंथ क्या है, √(x² + y। तो आपको कोई भी पॉइंट प्लेन के अंदर पता है तो आप उसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं कि सारे के सारे 6 रेशोज। अब वो कैसे करेंगे, ऑफ कोर्स वही हमारी जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, साइन को साइन, टेंजेंट सीकेंट को सीकेंट को टेंजेंट की, वही हम यूज करेंगे इन ऑर्डर टू डिफाइन। सो हमारे पास जो साइन थीटा है, हमें पता है कि वो क्या होता है, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज इन दिस केस y/r। इसी तरह हमारे पास कोसाइन थीटा जो है वो एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, तो वो x/r हो गया। टेंजेंट जो है वो हमारा y/x, क्योंकि वो हमारा ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट होता है। और ये जो बाकी के रेशोज हैं वो इन्हीं के रेसिप्रोकल्स आ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपका एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका टर्मिनल रे हो सकता है, उसका सेकंड में हो सकता है, उसका थर्ड में हो सकता है, उसका फोर्थ में भी टर्मिनल रे हो सकता है। अब इन सारे टर्मिनल रेज के साथ यहाँ पर पहले वाले क्वाड्रेंट में आपके पास x और y दोनों साइंस क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब आपका साइन जो है वो, और r इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि ये डिस्टेंस है, और ये √(x² + y², ये ऑलवेज पॉजिटिव है। एक्स वाई की वैल्यू जो है वो इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट से आ रही। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में पॉइंट अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब इन दिस केस आपका साइन थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, जो अगर आपका टर्मिनल रे जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन अगर आपका टर्मिनल रे जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, अच्छा इसमें x भी पॉजिटिव आए, तो इसका मतलब साइन भी पॉजिटिव है और कोसाइन भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। बिकॉज कोसाइन जो है वो दैट डिपेंड्स ऑन, ऊपर मुझे कोसाइन लिखना चाहिए था, कोसाइन डिपेंड्स ऑन x एंड साइन डिपेंड्स ऑन y। तो कोसाइन और साइन थीटा दोनों ही पॉजिटिव है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका y जो है वो तो पॉजिटिव है, और ये जो x की वैल्यू है, ये जो इस डायरेक्शन में सेकेंड, तो x नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब उस वजह से आपका यहाँ पर x नेगेटिव होने की वजह से कोसाइन जो है वो नेगेटिव है, और आपका साइन जो है वो पॉजिटिव है। एक्चुअली x का साइन कोसाइन के साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो y का साइन वो है वो साइन को, और जो टेंजेंट है आपका उसको आप कैसे साइन डिटरमिन कर सकते हो, वो है साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा। अगर इनमें से एक नेगेटिव है तो टेंजेंट नेगेटिव होगा, दोनों पॉजिटिव है तो टेंजेंट पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है तो टेंजेंट फिर भी पॉजिटिव है, राइट। अच्छा, अब हम थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ जाते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, आपका x भी नेगेटिव है, आपका y भी नेगेटिव है। तो इसमें क्या हुआ, आपका साइन भी नेगेटिव हुआ और आपका
कोसाइन भी नेगेटिव हुआ। अब यहाँ पर पॉजिटिव फिर क्या होगा, यहाँ पर आपके दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब ऑल पॉजिटिव। एक्चुअली हम यहाँ लिख सकते हैं कि ऑल द फंक्शंस आर पॉजिटिव है, वैल्यू ऑफ द फंक्शंस जो है ना वो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। आपके जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें साइन पॉजिटिव है और इसका रेसिप्रोकल ऑफ कोर्स कोसिकेंट पॉजिटिव होगा, जबकि आपके थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेंजेंट पॉजिटिव है। तो इसमें क्या होगा, टेंजेंट पॉजिटिव है और इसी का ऑफ कोर्स रेसिप्रोकल वो पॉजिटिव होगा। तो साइन को साइन, सिकेंड को सिकेंड सब नेगेटिव है। और अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ कि अगर आपका यही टर्मिनल रे जो है मतलब उसमें भी आपका जो एंगल है वो कुछ ऐसे बनेगा ना, ट्रायंगल ऐसे बनेगा, पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, इस जो भी पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्योंकि एक्स इधर है और y जो है ये है, सो x कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट पे डिपेंडेंट क्या है, कोसाइन। सो इसका मतलब कोसाइन यहाँ पॉजिटिव हुआ, साइन यहाँ नेगेटिव हुआ, टेंजेंट भी नेगेटिव हो गया। सो पॉजिटिव सिर्फ कोसाइन और इसका रेसिप्रोकल मतलब सीकेंट आ जाएगा। सो हमने अब ये याद रखने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब जो रेशोज है फंक्शन की वैल्यू जो है साइन कोसाइन की वो पॉजिटिव है, वेर एज सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन पॉजिटिव है। मतलब ए सी टी और एस, इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि ये हमारा, या ए एस टी सी अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज जैसे भी याद रख सकें। तो अच्छा अब आगे चलते हैं। तो बाकी की जो हमारे वैल्यूज हैं, टेंजेंट थीटा जैसे हमने कहा कि वो साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा, क्योंकि इन दोनों को अगर आप डिवाइड करें साइन और कोसाइन को तो आपके पास y ओवर x बनता है और वही टेंजेंट थीटा है। सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा। और बाकी तो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि बाकी जो है वो रेसिप्रोकल्स हैं। कोटेंजेंट जो है वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल है, सीकेंट कॉस का और कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल है। अब हम देखते हैं कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज एंगल, फॉर डिफरेंट एंगल्स हमारे पास ये वैल्यूज पॉइंट्स क्या आएंगे। तो अभी जो पिछली डिस्कशन की वहां से थोड़ा सा अब अपने जहन में रखना है कि हमने क्या कहा, x ओवर r जो है वो कोसाइन थीटा, यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल रही है, r कोसाइन थीटा। तो इसी तरह y ओवर r हमने कहा था वो साइन थीटा है, तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, r साइन थीटा, ठीक है। तो अब जो एंगल होगा, हम यहाँ पे रेडियस 1 ले रहे हैं, रेडियस 1 का सर्कल ले रहे हैं, सो आर हेयर इज 1। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, जो भी यहाँ पे एंगल बन रहा होगा उसका साइन को साइन। सो x जो है हमारे पास इफ r इज 1, क्योंकि हम यूनिट सर्कल अभी ले रहे हैं, सो x इन दिस केस क्या होगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या आएगा, वो आएगा कोसाइन थीटा, यानी जो भी एंगल यहाँ बनेगा उस एंगल का आपको साइन ले लेंगे तो वो x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आएगा। तो इसी तरह y जो है वो साइन थीटा। तो ये जहन में रख के हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी 0, और जब पूरी अब रोटेशन कंप्लीट कर देते हैं तो वो 360 डिग्रीज भी यही आता है, 2 पाई रेडियंस भी आता है। सो डिग्रीज में भी और रेडियंस में दोनों को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास साइन ऑफ 0, अब हम चूंकि 0 पे हैं तो साइन ऑफ 0 क्या होगा, अब ये वाले पॉइंट के ऊपर पॉइंट हमारा है 1 0, ठीक है, पॉइंट 1 0 है। इसका मतलब x जो है आपका 1 है और y जो है वो आपका 0 है। इट मीन्स कि आपके कॉस थीटा की वैल्यू 0 के ऊपर 1 है, साइन थीटा की वैल्यू 0 के ऊपर 0 है, राइट। अब जो अगला पॉइंट है वो हमारे पास 30 डिग्रीज पे आ रहा है और पाई बाय 6, यानी ये जब हम डिग्रीज की बात करें तो ये वाला जो एंगल है इसकी बात करें, ये जो एंगल है ये हमारा पाई बाय 6 रेडियंस है या 30 डिग्रीज है। तो यहाँ पर जो पॉइंट बन रहा है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोसाइन। तो कोसाइन पाई बाय 6 जो है वो स्क्वायर रूट 3/2 है, और इसी तरह साइन जो पाई बाय 6 है वो हाफ है। तो आपका हर जो पॉइंट है वो साइन और कोसाइन की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स वैल्यू साइन कोसाइन और जो वाई वैल्यू है वो साइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब अगला एंगल हमारा पाई बाय 4 है, तो यहाँ पर जो एक्स और वाई की वैल्यूज पाई बाय 4 किसके इक्वल है, अभी हमने पीछे कैलकुलेट भी किया था, 45 डिग्रीज के इक्वल है। तो इस पे स्क्वायर रूट 2/2 जो है वो कोसाइन ऑफ पाई बाय 4, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, और जो हमारी साइन पाई बाय 4 की वैल्यू दैट इज ऑल्सो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, मतलब इसको सिंप्लीफाई ऐसे भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एंगल पे चलते हैं, दैट इज पाई बाय 3 मतलब 60। ये हम क्वाड्रेंट 1 के अंदर सारा काम कर रहे हैं क्योंकि एक्यूट एंगल्स हैं। तो 60 डिग्रीज रेडियंस में किसके इक्वल है, पाई बाय 6। अब यहाँ पर कोसाइन 60 किसके इक्वल होगा, 1/2, और साइन 60
जो है दैट इज स्क्वायर रूट 3/2, या अब इसको क्या कहेंगे कोसाइन पाई बाय 3। अच्छा, ये जो हम वैल्यूज ले रहे हैं ये एक्चुअली हेल्प करेंगी हमें आगे चल के साइन और कोसाइन की ग्राफ बनाने में। तो अभी आप देखेंगे तो बहुत आसानी से अब हम ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि हमें ये पॉइंट मिल रहे हैं थीटा के अगेंस्ट। यानी आपका थीटा अगर पाई बाय 6 है तो कोसाइन की वैल्यू ये है, पाई बाय 4 है तो कोसाइन की वैल्यू ये है, पाई बाय 3 है तो कोसाइन। अब इसको इनपुट अब थीटा देते जाए, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को वाई एक्सिस के साथ प्लॉट करते जाएं तो आपका कोसाइन का ग्राफ बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे जो वर्टिकल एंगल बन रहा है दैट इज 0.01, और ये 90 डिग्रीज का एंगल है, जो कि रेडियंस में क्या बन जाता है, पाई बाय 2 रेडियंस बन जाता है। तो अब इसकी जीरो का मतलब ये हुआ कि कोसाइन 90 डिग्रीज इज 0, और इधर आपका साइन 90 डिग्रीज इज 1, और कोसाइन पाई बाय 2 इज 0 एंड साइन पाई बाय 2 इज 1। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चल रहे हैं यानी 90 से बड़े एंगल्स के, तो ये राइट एंगल हो गया। अब राइट एंगल से आगे चलते हैं, पाई बाय 2 और पाई के बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं, तो ये हमारा 2 पाई बाय 3 यानी 120 का एंगल बन गया। सो इसको जैसे मैंने आपसे कहा था कि इसका अगर आप रेफरेंस एंगल लोगे तो ये इनफैक्ट अगर जब आपके पास 120 डिग्रीज आए या 2 पाई बाय 3 आए तो ये पाई माइनस पाई बाय 3 है, ठीक है। सो रेफरेंस एंगल हमारा पाई बाय 3 है। तो अब यहाँ से आप देखिए कि कैसे आपने इसको कंपेयर करना है। सो पाई बाय 3 में आपका जो कोसाइन का वैल्यू है दैट इज हाफ, और जो आपका साइन का वैल्यू है दैट इज स्क्वायर 3/2। अब ये दोनों इधर भी यही रहेंगे, फर्क कहाँ आएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर x नेगेटिव है तो ये जो है ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह आपने याद रखने। तो अगर आपको ये बेसिक रेफरेंस एंगल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं वो याद होंगे तो अगले भी आसानी से याद हो जाएंगे। सो इसी तरह अगला जो हमारा एंगल बन रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर वो है 135 डिग्रीज, और इसको हम 3 पाई बाय 4 भी कहते हैं। सो 3 पाई बाय 4 रेडियंस जो है ये इनफैक्ट क्या बन रहा है, पाई माइनस पाई बाय 4, ठीक है। अब इसको हम पाई बाय 4 के साथ ये आपका बन रहा है ये वाला। सो इसको पाई बाय 4 के साथ अगर आप कंपेयर करें तो देखें सेम वैल्यूज है, लेकिन आपके एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट का साइन जो है वो नेगेटिव है। एक्स कोऑर्डिनेट का साइन नेगेटिव होने की वजह से कोसाइन नेगेटिव है। कोसाइन 3 पाई बाय 4 इज नेगेटिव ऑफ कोसाइन पाई बाय 4, ठीक है। सो ये भी, और साइन की वैल्यूज यानी इसका मतलब साइन चूंकि पॉजिटिव है तो जो वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही हैं वही वैल्यूज यहाँ पर भी, तो ये आपका पाई माइनस पाई बाय 4। सो यहाँ से अभी एक कंक्लूजन भी लेते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है 5 पाई बाय 6। 5 पाई बाय 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पाई माइनस पाई बाय 6। पाई माइनस पाई बाय 6 की भी जब आप वैल्यूज देखोगे तो ये पाई बाय 6 है हमारा। सो इसी के साथ सेम वैल्यूज है, लेकिन आपके एक्स कोऑर्डिनेट का साइन नेगेटिव है। जैसे मैंने अभी बताया कि क्यों नेगेटिव है, वो सेकंड क्वाड्रेंट है तो एक्स तो वहाँ नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। तो अब फाइनली हम पाई पे आ गए। तो पाई पे यहाँ पे आपके -10, -10 पाई रेडियंस और 180 डिग्रीज। तो यहाँ पर कोसाइन ऑफ पाई जो रेडियंस होगा दैट इज -1, साइन ऑफ पाई रेडियंस इज 0। अच्छा, अभी मैं आपसे ये कह रही थी कि यहाँ पर एक हम खास चीज नोट कर चुके हैं, और वो क्या कि अगर हमारे पास साइन ऑफ पाई माइनस थीटा है तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, यानी थीटा हमारा एक्यूट एंगल अगर हो तो ये हम ये यहाँ से लिख सकते हैं। इसी तरह को साइन ऑफ पाई माइनस थीटा किसके इक्वल आ रहा है, नेगेटिव। आप देख रहे हो ये पाई बाय 6 पे ये वैल्यू थी, तो पाई माइनस पाई बाय 6 के ऊपर ये नेगेटिव वैल्यू है। सो नेगेटिव कोसाइन ऑफ थीटा। सो थीटा इज योर एक्यूट एंगल, जिसको हम रेफरेंस एंगल भी कहते हैं। अब आगे चलते हैं। सो इसी तरह ये रिलेशंस हम डेवलप करते जाएंगे। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। सो हमारा पहला जो बन रहा है दैट इज 7 पाई बाय 6, और अगर हम इस तरफ से आए तो ये -5 पाई बाय 6 भी बनता है। सो दोनों की टर्मिनल रे एक हो जाती है। आप इस तरफ से भी जा सकते हैं और इस तरफ से जाएंगे तो दिस इज, चूंकि हम पॉजिटिव डायरेक्शन से काउंटर क्लॉकवाइज ही मैयर कर रहे हैं तो वो 7 पाई बाय 6 बनेगा। 7 पाई बाय 6 क्या हुआ, अगर आप इसको देखें तो पाई प्लस पाई बाय 6, वहां पे क्या था, पाई माइनस पाई बाय 6 था ये वाला एंगल। सो अब पाई प्लस पाई बाय 6। अब यहाँ रेफरेंस एंगल इज अगेन पाई बाय 6, और आप देखो ये सेम वैल्यूज हैं लेकिन साइन दोनों के नेगेटिव हैं, क्योंकि हम फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है जहां पर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं। तो अभी हम यहाँ से भी रिलेशन साइन और कोसाइन का देखते हैं कि वो क्या बनता है। तो अब चलें और आगे। तो ये हमारा
5 पाई बाय 4, या अगर आप इस तरफ से आते हो तो दिस इज नेगेटिव 3 पाई बाय 4। सो 5 पाई बाय 4 एंगल जो है ये हमारा क्या बनेगा, पाई प्लस पाई बाय 4। तो यहाँ रेफरेंस एंगल आपका पाई बाय 4 है। तो पाई बाय 4 पे देखें ये वैल्यूज थी ना साइन कोसाइन और साइन की या एक्स और वाई की, तो यहाँ क्या हो गई, सेम वैल्यूज लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि फिर वही बात कि हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं, तो इसलिए ये दोनों नेगेटिव होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 4 पाई बाय 3, या अगर आप इस तरफ से आ रहे हैं तो ये नेगेटिव 2 पाई बाय 3 है। सो 4 पाई बाय 3 जो है दैट इज इनफैक्ट पाई प्लस पाई बाय 3। ठीक हो गया। सो इसी तरह अब हम यहाँ आ जाते हैं, तो ये हमारा पॉइंट 0 नेगेटिव 1 हो गया, एंड दिस इज 3 पाई बाय 2, पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2 एंड है 3 पाई बाय 2। सो 3 पाई बाय 2 के ऊपर कोसाइन इज 0 और जो आपका साइन है दैट इज नेगेटिव 1। अब यहाँ से रिलेशन जो हमने पीछे जो इस क्वाड्रेंट में देखा था, अब इस क्वाड्रेंट में क्या रिलेशन बनेगा, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव साइन थीटा, और कोसाइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज ऑल्सो नेगेटिव कोसाइन थीटा। सो ये हमारे पास ये जैसे यहाँ ये वाली जो है, ये देखिए यहाँ पर पाई बाय 6 वाला हमारा कौन सा वाला था, ये वाला। सो ये सेम वैल्यूज लेकिन नेगेटिव है दोनों। ठीक हो गया। सो यहाँ से एक और रिलेशन आ गया, पहले हमने पाई माइनस थीटा वाला देखा था, पाई प्लस थीटा वाला। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर हो रहे हैं। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास यहाँ पर 5 पाई बाय 3 है। सो जिस इसके लिए मैंने आपसे क्या कहा था, 2 पाई माइनस थीटा बन जाता है। सो 2 पाई माइनस पाई बाय 3, तो ये क्या बना, 5 पाई बाय 3, 2 जा 6, 6 माइनस 5 पाई बाय 3। सो अब फिर वही बात कि हमने कहाँ कंपेयर करना है, जाके 5 बाय 3 के मैयस के साथ। सो ये है हमारा 5 बाय 3। अब चूंकि यहाँ पर हमारा x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब यहाँ नेगेटिव साइन आना चाहिए। सो देखें यहाँ पे है। ठीक है। सो अगर आपने याद फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले कर लिए और ये रिलेशन आपको याद रह जाए, तो आप किसी भी क्वाड्रेंट में ढूंढ सकते हैं वैल्यूज। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में अब हम कहाँ है, 7 पाई बाय 4, तो ये क्या होगा, 2 पाई माइनस पाई बाय 4। सो दिस इज 7 पाई बाय 4। और अगर आप इस साइड से आ रहे होंगे तो ये नेगेटिव पाई बाय 4 के इक्वल है। रेडियंस में मैं बात कर रही हूँ, इस तरह डिग्रीज में नेगेटिव 45 डिग्रीज हो जाएगा। और इसमें भी वही रूल कि हमारा x जो है वो पॉजिटिव, अब पाई बाय 4 के साथ हमारा रेफरेंस एंगल पाई बाय 4 है। सो यहाँ पर आपका x जो है वो पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव, तो ये देखिए ये वाली वैल्यू नेगेटिव है। सिमिलरली हम कहाँ आ गए हैं, पाई बाय 6 पे, तो 2 पाई माइनस पाई बाय 6 हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो एंगल है वो बनेगा। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर इसका टर्मिनल रे होगा तो ये क्या बन गया, 11 पाई बाय 6। और अगर आप इस तरह से मैं ये कर रहे हैं तो दिस इज नेगेटिव पाई बाय 6 और डिग्रीज में नेगेटिव 30 डिग्रीज। तो अब ये सारी बात को कंक्लूड अगर हम करें और वापस जब हम आ गए हैं 2 पाई, तो फिर हम यहाँ पे आ गए, तो इस तरह से हमारी पूरी एक रोटेशन कंप्लीट हो गई है। और अब वही बात जो हमने पीछे की है कि पाई माइनस थीटा के लिए रिजल्ट्स क्या हो जाएंगे, पाई प्लस थीटा के लिए क्या होंगे, और 2 पाई माइनस थीटा के लिए क्या होंगे, तो वो भी देख लेते हैं कि साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव साइन थीटा, whereas cosine of 2 pi minus theta is equal to cosine theta। इसी तरह बाकी के रेशियोज को भी कर सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट आपका क्या है, वो साइन ओवर कोसाइन होता है, तो इसका मतलब टेंजेंट ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज नेगेटिव टेंजेंट थीटा। और इसी तरह बाकी रेसिप्रोकल से आ सकते हैं। तो आप हर क्वाड्रेंट में ये तीनों जो है ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि उनका साइन कहाँ होगा, उनका टर्मिनल रे क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज क्या बनेंगे। सो अगर आपको ये बेसिक कुछ एंगल्स के ये रेशियोज याद हैं, तो अब बाकी के सारे क्वाड्रेंट्स में ये फाइंड कर सकते हैं। ये तो आ गई हमारी एक रोटेशन कंप्लीट, यानी 2 पाई तक आ गए। अब अगर आप 2 पाई प्लस पाई बाय 6 पे जाएंगे तो दिस इज अगैन इक्वल टू पाई बाय 6। फिर क्योंकि टर्मिनल रे जो है वो कोइंसाइड करे 2 पाई प्लस पाई बाय 4 पे, सो इसी तरह से आप रोटेशन कंप्लीट करते जाएंगे। तो यहाँ से एक बात हमें पता चलेगी कि हमारे पास जो साइन है, साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इज इनफैक्ट साइन थीटा। इसी तरह कोसाइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इज ऑल्सो कोसाइन थीटा। अब वो थीटा चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में, फोर्थ में, कहीं भी लाई कर रहा है, 2 पाई ऐड हो गया तो सेम वैल्यू आ रही है, क्योंकि टर्मिनल रे जो है वो थीटा वाली ही रहेगी। तो ये भी आगे चल के हम देखेंगे कि ये क्या बनता है, ये पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, दीज फंक्शंस बन जाता है। सो आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ आई। तो अब हम आगे चलते हैं कि इसको प्लॉट कैसे करना है। प्लॉट करने के लिए जैसे मैंने कहा था कि हम थीटा इनपुट देते जाएंगे, यानी 0 है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे पहला प्लॉट जो है वो साइन थीटा y इज इक्वल टू साइन थीटा प्लॉट करना है, तो मैं थीटा को 0 वैल्यू दूंगी,
तो मेरे पास साइन की वैल्यू 0 आ रही है, यानी आप थीटा और वाई की अगर आप टेबल बनाएंगे तो 0 0 आ गया। इसी तरह अब मैंने ये भी बताया था कि अब हम चूंकि कैलकुलस में ये सारा काम करने जा रहे हैं, तो हमने थीटा को रेडियन में ही मैयर करना है, हमने डिग्रीज में नहीं लेना। सो अगला अगर मेरे पास π/6 है थीटा की वैल्यू, तो मेरा जो साइन ऑफ π/6 है वो 1/2 आ रहा है। ठीक इस तरह से ये वैल्यूज लेते जाएंगे, प्लॉट करते जाएंगे। सो ये पॉइंट हमें हेल्प करेंगे साइन को प्लॉट करने में। सो लेट्स सी, ये देखिए। सो ये आपका साइन का ग्राफ है। आपके यहाँ से थीटा के वैल्यूज के अगेंस्ट आप देख रहे हैं आपके पास ये प्लॉट होता जा रहा है। सो ये एक कंप्लीट रोटेशन जो है 2 पाई के लिए, 0 से 2 पाई के लिए ये प्लॉट हो गया। सो ये आपने अब याद रखना है कि यहाँ पर साइन की वैल्यू 0 पे 0 है। आपने देखा कि आपके π/2 पे वैल्यू 1 है। इसी तरह यहाँ फिर π/0 हो जाती है, यहाँ पर 3π/2 पे -1 और फिर 2 पाई पे 0। सो ये आपका साइन का ग्राफ हो गया। सिमिलरली हम कोसाइन का ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। और कोसाइन कहाँ से आ रहा है, ये फर्स्ट वैल्यूज लेकर। ठीक है, सो आपका थीटा को वैल्यूज देते जो कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो हैं, जो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यूज थी वो यहाँ प्लॉट होते जाएंगे। सो ये 0 to 2 पाई आपकी ये एक वेव बन गई। सो ये अब अपने शेप याद रखनी। आपका ये यहाँ 0 1 से स्टार्ट हो रहा है और 2 पाई पे फिर से जाके 1 पे ही एंड हो रहा है। 0 कहाँ आ रहा है, π/2 और 3π/2 पे। यहाँ पे एक और बात आप नोटिस कर सकते हैं कि आपके पास जो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 हैं वहां पर आपका कोसाइन 0 है, जबकि मल्टीपल्स ऑफ पाई जो इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ पाई पे आपके पास आपका साइन का वैल्यू जो है वो 0 है। तो ये भी हमने आगे चल के जरूरत पड़ेगी, तो ये बातें भी याद रखनी है। अब हम देखते हैं कि इन सारों के ग्राफ कैसे बन सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको उसके साथ एसोसिएट करके बताए। सो अब हम देखते हैं कि इनकी शेप्स कैसी होंगी। सो अगर हमारे पास ये इस तरह से कुछ वैल्यूज हैं जो कि टेबल में दी हुई हैं, ये मैंने आपकी बुक से ही टेबल लिया हुआ है। तो इनको प्लॉट अगर हम करें, ये थीटा की डिफरेंट वैल्यूज हैं और उसके कॉरिस्पॉन्डिंग हमें थीटा को मैं यहाँ एक्स से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और हमारा जो वाई है वो साइन एक्स है। तो जो साइन एक्स की वैल्यू होगी वो हम वर्टिकली प्लॉट करेंगे और जो थीटा की वैल्यू होगी वो हम हॉरिजॉन्टली प्लॉट करेंगे। तो ये अभी हमने जो पीछे देखा तो ये बनता है। सो यहाँ पे आपका देखें 0 वैल्यू है, यहाँ पर अभी हम देखे थे 1 है। इधर फिर पाई मैंने क्या बताया, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई के ऊपर आपके साइन की वैल्यू। इसी तरह ये जो नेगेटिव पाई है इस पे भी 0 होगी। नेगेटिव पाई वाली पार्ट क्या बनती है, यहाँ से अगर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पर आपका साइन 0 होता है। इसी तरह 2 पाई पे भी 0 होगा। -3π/2 आपका जाके किधर बनता है, ये वाला। ठीक है, सो यहाँ पर वैल्यू होगी 1। सो ये इस तरह से आप इस वेव को एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन आप देखो कि अगर आपके जो यूनिक वाला पार्ट है, आई मीन जो रिपीट नहीं हो रहा, सो ये आपका वो पार्ट है जहां तक वैल्यू डिफरेंट आ रही है, उसके बाद वही सेम वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। तो अभी हम देखते हैं कि वो क्या बन जाएगा। सो अब हमने इसकी डोमेन देखनी है। सो दिस साइन फंक्शन इज डिफाइंड एवरीवेयर, इसलिए इसका जो डोमेन है वो द सेट ऑफ रियल नंबर्स है। हर रियल नंबर के ऊपर ये डिफाइंड है। इसके अलावा इसकी रेंज अगर आप देखें तो मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है, मिनिमम वैल्यू -1 आ रही है, इसके बीच में ही रह रहा है 1 और मैं -1 से बाहर नहीं जा रहा। तो इसकी रेंज जो है वो -1 क्लोज इंटरवल हो जाएगा। अब जो ये मैं बात कह रही थी कि ये सिर्फ यूनिक वैल्यूज यहाँ से यहाँ तक लेता है, उसके बाद फिर वैल्यूज या उससे पहले भी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, और ये कितना इंटरवल है जिसमें यूनिक वैल्यूज ले रहा है, दैट इज 2 पाई। इसको कहते हैं पीरियड। तो इस फंक्शन का पीरियड हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई। ठीक हो गया। सो ये साइन की कुछ प्रॉपर्टीज थी, साइन का ग्राफ था। अब अपने इसको याद रखना है। इसी में हम आगे फिर जो स्केलिंग हो सकती है, ट्रांसलेशन हो सकती है, शिफ्ट हो सकती है, वो सारा कुछ हम इसके अंदर ही डिफाइन कर सकते हैं। और वो बेसिक जो हमने स्केलिंग और शिफ्टिंग सीखी है वो वही प्रॉपर्टीज यूज होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कोसाइन के ऊपर। वाई सो सेम गोज फॉर दिस एज वेल, कि हम जो एंगल है उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर ले रहे हैं और हमारा जो फंक्शन की वैल्यू है वो वर्टिकल एक्सिस पे ऑफ कोर्स ले रहे हैं। सो अब देखते हैं कि ये हम ऑलरेडी चूंकि डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको अगर आप फर्दर एक्सटेंड करेंगे तो ये 2 पाई तक तो हमने यहाँ देखा था कि ये ऐसे ये वाला जो वेव था ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब आगे की वैल्यूज जो हैं वो उन पर भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इसमें देखना है कि डोमेन क्या होगी। सो डोमेन ये भी डिफाइंड है एवरीवेयर। तो सारा सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये हमारी डोमेन हो गई। और इसकी रेंज भी -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है, इसके बाहर नहीं जा रहा।
और इसका पीरियड भी 2 पाई, क्योंकि हमारा 0 to 2 पाई वाला जो पार्ट है वही बार बार अब रिपीट होता जाएगा। पीछे भी देख रहे हैं सेम, तो इसी तरह ये और ये भी मैंने वजह बता दी थी क्योंकि एक रोटेशन तक आपको डिफरेंट, बाकी फिर वो जब आप वापस जाएंगे तो वही वाले एंगल्स हैं, वही वाले टर्मिनल रेस बनेंगे, तो सेम वैल्यूज दोबारा से आती जाएंगी। अब टेंजेंट की तरफ अगर जाएं तो टेंजेंट हमने क्या कहा था, साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा। तो यहाँ से हम वैल्यूज टेंजेंट की आपको ये टेबल में गिवन है, इनको प्लॉट करें की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई है, वो प्रॉब्लम ये आ गई है कि पीछे साइन और कोसाइन थीटा तो डिफाइन थे एवरीवेयर, सिंस टेंजेंट इज साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा, तो ये जो डिनोमिनेटर है जब जब जीरो होगा टेंजेंट तो डिफाइन नहीं ना होगा। सो अब हमने जैसे पीछे मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था कि कोसाइन कहाँ कहाँ जीरो होगा, जब जब आपके पास जो एंगल है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आता है, मतलब पाई बाय 2 पे जीरो होगा, ये 3 पाई बाय 2 पे भी जीरो होगा, ये 5 पाई बाय, जहाँ जहाँ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आएगा 5 पाई बाय 2 पे भी जीरो होगा, इसी तरह 7, और अगर आप नेगेटिव, क्योंकि हमने पूरी रियल लाइन के ऊपर प्लॉट करना है, तो नेगेटिव पाई बाय 2 पे भी जीरो होगा, नेगेटिव 3 पाई बाय 2 पे भी जीरो होगा, राइट। सो इन जनरल ये कहाँ कहाँ जीरो होगा, 2k प्लस 1 पाई बाय 2, वे k इज एन इंटीजर, तो k जो है ना आपका कोई भी इंटीजर है। तो जब कभी भी इस टाइप का अगर एंगल है यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है तो ये जीरो होगा। अब इसके जीरो होने का मतलब ये है कि वहाँ टेंजेंट डिफाइन नहीं होगा, तो इसकी जब हम डोमेन बना रहे होंगे तो ये वाली जो लाइंस हैं, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, बाकी सारे रियल वैल्यूज के ऊपर ये डिफाइंड है। तो अब देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। सो ये हमारे पास, ये मैंने लाइंस इसलिए बनाई कि ये जो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 हैं, यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। अब इनके बीच में इसकी शक्ल कैसी बन रही है, वो कुछ ऐसी होगी। तो आपका जो जीरो आ रहा है वो जीरो के ऊपर मैं ये इतने वाले पार्ट में देख रही हूँ, नेगेटिव पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, सो नेगेटिव पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 ये एक शेप लेता है और फिर वही रिपीट होती है। सो इसका मतलब इसका पीरियड क्या हुआ, पाई। तो इसकी जो डिफरेंट वैल्यूज लेने का जो पीरियड है दैट इज नेगेटिव पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, तो इसका पीरियड क्या होगा, उसके बाद ये पाई के बाद फिर से वैल्यूज रिपीट करता है। तो जीरो, अच्छा अब ये जैसे अभी हमने कहा कि ये जीरो कहाँ कहाँ होगा, जो साइन जीरो होगा जब, ठीक है, तो साइन कहाँ जीरो होता है, इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ पाए पे, इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ पाए पे, मतलब पाए 2 पाए 3 पाए 4 पाए, और इसी तरह नेगेटिव पाए, नेगेटिव 2 पाए, नेगेटिव 3 पाए। सो जहाँ इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ पाए आ रहे होंगे वहाँ ये जीरो है, और इधर उससे पहले ये इनडेफिनेटली नीचे जा रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, और इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। सो इस तरह से ये आपके वर्टिकल एसिम्पटोट्स भी बन जाते हैं। तो अब हम इसकी डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन में जैसे भी मैंने कहा कि हम पूरा सेट ऑफ रियल नंबर होगा, लेकिन उसमें से हम ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये एक्सक्लूड कर देंगे, तो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स, जबकि x इज नॉट इक्वल टू 2k प्लस 1 टाइम्स पाई बाय 2 वे k इज एन इंटीजर। और रेंज इसकी जो है वो सारी वैल्यूज आ रही हैं, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो ना आ रही, जैसे पीछे हमारे पास साइनों को साइन में था कि वो -1 और 1 के बीच में रह रहा है, लेकिन ये नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ले रहा है। सो दिस इज द रेंज। और पीरियड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका पाई पीरियड होगा, क्योंकि उसके बाद वैल्यूज जो है वो रिपीट हो रही हैं। नेक्स्ट वी हैव ग्राफ ऑफ कोटेंजेंट फंक्शन। और कोटेंजेंट फंक्शन जो है बिल्कुल जैसे भी हमने टेंजेंट किया, टेंजेंट अगर साइन ओवर कॉस है तो कोटेंजेंट 1 ओवर टेंजेंट होता है, तो वो क्या बन जाता है, कोसाइन ओवर कोसाइन एक्स ओवर साइन एक्स। अब इसके साथ भी डोमेन ढूंढने के लिए क्या होगा कि ये वहां पर डिफाइन नहीं है जहां साइन एक्स जीरो हो जाता है। तो साइन एक्स अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया कहाँ जीरो होता है, जहां पर इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ पाई, मतलब पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई नेगेटिव 2 पाई एंड सो ऑन। तो जीरो कहाँ होगा, जहां कोसाइन जीरो होगा, तो कोसाइन जीरो होता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे। तो ये बात को याद रख के, और बाकी ये उसी तरह से ये वो वाले पॉइंट हैं जहां पर ये डिफाइन नहीं है, यानी यहाँ पर साइन एक्स जीरो हो रहा है, और ये इसका ग्राफ होगा। सो ये भी अगर आप देखें तो आपका जो ये इतना पार्ट जो है ये यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, या अगर आप इसको यहाँ से यहाँ तक ले लें तो 0 टू पाई जो है ये 0 टू पाई इसका एक जैसा एक यूनिक वैल्यूज आते हैं, उसके बाद वही वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं, ये पाई से 2 पाई। इसी तरह अगर आप इधर चाहें तो 0 से नेगेटिव पाई। सो ये आपका क्या बना, पीरियड यहाँ पर भी पाई ही होगा।
और बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि इसकी डोमेन के लिए कहाँ पर कौन सी वैल्यूज नहीं होंगी सेट ऑफ रियल नंबर्स की, जहाँ पर आपका इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है। और रेंज नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जा रही है, पीरियड भी हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज पाई। अब सीकेंट पे जाते हैं। सीकेंट हमारा क्या होगा, 1 ओवर कोसाइन एक्स। अब यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम आएगा कि ये कुछ वैल्यूज पर डिफाइंड नहीं है, और वो वैल्यूज कौन से हैं जहाँ पर कोसाइन एक्स जीरो हो जाता है। और अब बार बार डिस्कस कर चुके हैं कोसाइन एक्स कहाँ जीरो हो जाता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे जीरो हो जाता है। सो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये हमारा साइन का ग्राफ है, तो जहां जहां सॉरी कोसाइन का, सो जहां जहां ये जीरो है वहां वहां ये डिफाइंड नहीं है, तो ये वाले पॉइंट्स पे ये डिफाइंड नहीं है। सो ये हमारी वैल्यूज आ गई, यानी जहां पर आपका जो कोसाइन था वो लेस देन 1 है, तो आपके 1 ओवर कोसाइन की वैल्यू ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। सो रेसिप्रोकल है ना, तो ये इसकी रेंज में ये वाला पार्ट नहीं आएगा, यानी -1 to 1 वाली जो वैल्यूज है ना, ओपन 1 तो लेगा ये वैल्यू जहां पर कोसाइन 1 हो जाता है, -1 भी लेगा जहां कोसाइन -1 हो जाता है, लेकिन उसके बीच में इंटरवल जो है -1 to 1 वाला ओपन इंटरवल, वो वाली वैल्यूज आपका सीकेंट फंक्शन नहीं लेगा, ठीक है। सो अब देखते हैं कि यहाँ पर फिर हम इसकी डोमेन रेंज कैसे डिफाइन करते हैं। तो डोमेन तो वही आ गई जहाँ पर आपका कोसाइन जो है वो जीरो हो रहा है, यानी आपके वो सारे पॉइंट्स एक्सक्लूड हो जाएंगे, एक्स की वो वैल्यूज एक्सक्लूड हो जाएंगी जहां पर आपका जो एक्स है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है। और रेंज में जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि ये वाला इंटरवल नहीं इंक्लूड होगा, तो ये इंक्लूड नहीं होगा, तो इस तरह से हम इन्फिनिटी को कैसे ब्रेक करेंगे, -इन्फिनिटी टू -1 तक, और फिर 1 to इन्फिनिटी, ये वाला पार्ट हमने निकालना है इसमें से, तो ये इस तरह से निकलेगा। और इसका भी जो पीरियड है वो 2 पाई ही होगा। अब कोसिकेंट भी सेम लाइंस पे ही हम ड्रॉ करेंगे। कोसिकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स, और जहां जहां साइन एक्स जीरो है, पहले हम साइन देख लेते हैं, तो साइन एक्स कहाँ कहाँ जीरो है, इधर जीरो पे, पाई पे, ये कहाँ है, सारे मल्टीपल्स ऑफ इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ पाई के ऊपर जीरो है, तो ये वाले पॉइंट पे ये डिफाइन नहीं होगा, तो ये डिफाइन नहीं होगा, तो वो लाइंस क्या है, उसकी वर्टिकल एसिम्प्टोट्स बन रही हैं। और ये भी इसकी भी डोमेन के अंदर, सॉरी रेंज के अंदर ओपन इंटरवल -1 1 नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, तो उसको भी एक्सक्लूड करने के लिए हम वही वाला, बाकी तो सब कुछ सेम है, सिर्फ इसकी डोमेन में डिफरेंस है, और पीरियड इसका भी 2 पाई है। तो ये समरी है जो कुछ हमने अभी सीखा है, डोमेन कैसे फाइंड करनी है, रेंज कैसे फाइंड करनी है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख भी सकते हैं, आपकी बुक में भी इस तरह का एक टेबल होगा, अब वहाँ से भी जहन में रख सकते हैं। तो आई होप के अब ये ग्राफ बनाना, डोमेन, रेंज फाइंड करना, इन सारे फंक्शंस की क्लियर हो गया होगा। अब है अगली थोड़ी सी बात ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, जो कि आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे। सो हम बेसिक आइडेंटिटी से स्टार्ट करते हैं। कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो ये वाली आइडेंटिटी को यूज करके आगे दो और आइडेंटिटीज आ जाती हैं, कि अगर आप इसी आइडेंटिटी को कोसाइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, तो एक आइडेंटिटी बन जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते एक और आइडेंटिटी बन जाएगी। तो अगर आप कोसाइन स्क्वायर थीटा से करते हैं तो आपको ये मिलेगा, ये 1 हो जाएगा, ये साइन ओवर कॉस टेंजेंट होता है तो टेंजेंट स्क्वायर, और 1 ओवर कॉस सीकेंट होता है तो सीकेंट स्क्वायर। अगर आप इसी को डिवाइड कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा से, तो आपको ये वाली मिल जाएगी आइडेंटिटी। सो अगर आपको बेसिक याद है तो बाकी सारी वैल्यूज जो है ना, बाकी सबको याद रखना इतना मुश्किल नहीं होगा। अब नेक्स्ट एडिशन फॉर्मूलाज होते हैं। एडिशन फॉर्मूलाज में कोसाइन ए प्लस बी इज इक्वल टू कोसाइन ए कोसाइन बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये भी याद रखने, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोसाइन बी प्लस कोसाइन ए साइन बी। इनके प्रूफ्स अगर आपने देखने हो तो आप कोई इंटर की बुक में से देख सकते हैं। सो मैं अभी प्रूफ्स ऑफ कोर्स डिस्कस नहीं कर रही, लेकिन ये सारे आपने आइडेंटिटीज को याद रखना है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ हम रिव्यू कर रहे हैं। डबल एंगल, अच्छा ये डबल एंगल जो है वो यहीं से आता है। डबल एंगल अगर आप ए को रिप्लेस कर दो थीटा से, बी को भी रिप्लेस कर दो थीटा से, तो ये क्या बन गया, कोसाइन 2 थीटा। ए और बी दोनों थीटा ले लिए हमने, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, कोसाइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी ए बी और
दोनों को इक्वल ले लें, दैट इज इक्वल टू थीटा। तो ये साइन थीटा को साइन थीटा, ये भी साइन थीटा को साइन थीटा, 2 टाइम्स साइन थीटा को साइन थीटा बन जाता है। इसकी फर्दर वेरिएशंस भी हैं कि यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको साइन स्क्वायर, अब ये वाली आइडेंटिटी से आपको क्या मिलेगा, इसको कोसाइन स्क्वायर में पूरी आइडेंटिटी को अगर हमने करना है तो ये हमारी कोसाइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से मिल रहा है 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा। तो मैं उसको यहाँ पे वैल्यूज प्लग इन कर देती हूँ, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाता है, लेट मी राइट, 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर आपने यहाँ से कोसाइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो ये उधर जाके 1 प्लस कोसाइन 2 थीटा हो जाए। इसी तरह अब साइन 2 थीटा भी मतलब सॉरी 2 को साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी ढूंढ सकते हैं। उसके लिए आपको कोसाइन स्क्वायर थीटा को यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। सो यही यूज करके आप क्या कर रहे हैं, हाफ एंगल आइडेंटिटीज भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो कोसाइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तो ये जो थीटा है दैट इज हाफ ऑफ दिस एंगल, ठीक है। तो आप हाफ एंगल फॉर्मूला भी इनको कह सकते हैं। इसी तरह लॉ ऑफ कोसाइंस है। लॉ ऑफ कोसाइंस के लिए इफ यू हैव अ ट्राइंगल इस तरह की ए बी सी, और इसके अपोजिट साइड ए है, अब लोअर केस, इसके अपोजिट साइड की लेंथ बी है, इसके अपोजिट साइड की लेंथ सी है, तो ये लॉ ऑफ कोसाइंस है। और ये आप किसी भी उसके लिए साइड के लिए कर सकते हैं। ए के लिए करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और ये थीटा कौन सा होगा, एंगल बिटवीन बी एंड सी, यानी ये वाला, तो मैं कोसाइन ऑफ सी लिख देती हूँ, ठीक। सो इस तरह से आप इसको तीनों साइड्स के लिए डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह लॉ ऑफ साइंस भी होता है। लॉ ऑफ साइंस क्या होता है, यही ट्राइंगल आपके जहन में अगर हो तो वो होता है कि a ओवर साइन a इज इक्वल टू b ओवर साइन एंगल b, c ओवर साइन एंगल c। तो ये मुख्तलिफ जगहों पे हमारे काम आ सकते हैं ये लॉज। फिर हमारे पास 2 स्पेशल इनइक्वालिटीज़ हैं कि साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ थीटा और पॉजिटिव ऑफ मैग्नीट्यूड थीटा के बीच में होगी। इसी तरह 1 माइनस कॉस थीटा और भी नेगेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ थीटा और पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ थीटा के बीच में लाई करता है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है जी इसका शिफ्टिंग और स्केलिंग। तो स्केलिंग और शिफ्टिंग वाला जो पार्ट है अब वो देखते हैं। उसमें हमने क्या देखा हुआ है, पीछे जब हम लेक्चर में कर रहे थे 1.2 में, तो उसमें हमने कहा था कि आपके पास अगर सी एफ ऑफ एक्स माइनस एच और के, तो ये जो सी फैक्टर है ये आपका कंप्रेस और उसको स्ट्रेच को रिप्रेजेंट करता है, ये वर्टिकल शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है, और ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो सेम यहाँ पर भी वही आपके पास वैल्यूज हैं। तो अगर आप इसको भी एक्स को भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये बी एक्स अगर हो जाए तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच और कंप्रेस भी इसमें ऐड होगी, राइट। सो ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच और कंप्रेस वाला फैक्टर है, और इसी तरह ये जो आपका है वर्टिकल कंप्रेसर उसका वाला फैक्टर है, स्ट्रेच वाला फैक्टर है, ये आपका वर्टिकल शिफ्ट हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हो गया। सो सेम रूल है, उसके लिए आपको पिछला 1.2 वाला लेक्चर जो है वो ध्यान से देखना पड़ेगा दोबारा से। तो सिर्फ फंक्शन चेंज हो रहे हैं, बाकी सारे रूल्स वही के वही हैं। तो ये देखिए, अगर आपका y इज इक्वल टू कोसाइन एक्स, ये 3 कोसाइन एक्स, ये आपका 3 कोसाइन 2x, इसी तरह 2 प्लस 3 कोसाइन एक्स, तो यानी ये आपका बेसिक फंक्शन अगर y इज इक्वल टू कोसाइन एक्स है, फिर यहाँ पे आपने 3 टाइम्स कोसाइन एक्स, तो वो आपका वर्टिकल स्ट्रेच हो गया। अब उसके बाद आपका ये वर्टिकल शिफ्ट हो गया, और जब ये 2x है तो वो हॉरिजॉन्टल कंप्रेस हो गया, ठीक है। सो इस तरह से ये सारा काम करेगा। सो ये भी उसी की समरी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो इसकी अगर हम आगे कुछ प्रैक्टिस करनी होगी तो हम किसी और वीडियो में कुछ क्वेश्चंस कर देंगे, ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो गई है। सो टेक केयर, बाय।